आज एक नए वीडियो में और जिसमें हम लोग स्वागत करेंगे सभी लोगों का अपने विमेंस एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जिसमें आज हम लोग जो भी टीचर्स एग्जाम के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं और या जो आने वाली हैं और सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो है, क्योंकि इसमें हमने सभी दार्शनिक की जो थ्योरी कथन है उनको हमने कवर किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमने कल भी कुछ इसी से संबंधित वीडियो को पढ़ा था, तो आज भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज हम उदारवाद से, उदारवाद के कितने दार्शनिक हैं और उन्होंने कौन कौन से कथन कहे हैं उनके बारे में एक स्पीड वीडियो के साथ चलेंगे जिसमें बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए, उदारवाद हम बताते हैं कि निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। इसमें नहीं शब्द पूछा गया है, तो नहीं से संबंधित हम देखेंगे कि नहीं कौन सा है। अगर आपको अगर आपको वीडियो बिल्कुल ही पसंद आए तो लाइक जरूर करें और एक बार कमेंट करें कि आपको वॉइस क्लियर मिल रही है कि नहीं। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। इसमें कहा गया कि बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्यय होती है और निजी क्षेत्र की प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवस्थित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें कथन जो कहा है कि जो नहीं है वो ये नहीं है कि वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए एक सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक एक बार जरूर आप लोग करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड नंबर, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? यानी आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके मेन समर्थक कौन है? एडम स्मिथ। ध्यान रखें कि जब आर्थिक की बात की जा रही है, यहाँ इकोनॉमिक्स की बात हो, तो यहाँ एडम स्मिथ जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीजीटी 2010 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ध्यान रखें, देखिए यहाँ पर हमारा फिर आर्थिक शब्द को जोड़ा गया है, तो आर्थिक जो शब्द है तो वो किसने कहा है? तो ये एडम स्मिथ का ही ऑप्शन नंबर हमारा ये थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? संपत्ति के अधिकार की मांग जो की थी वो किसने की थी? इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो संपत्ति के अधिकार की जो मांग की थी वो उदारवाद ने की थी। किसने की थी? उदारवाद ने। कि संपत्ति के अधिकार की मांग उदारवाद ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी जो विचारक हैं वो कौन है? तो वो है कार्ल जे पॉपर। कौन है? कार्ल जे पॉपर जो है वो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से जो मेल नहीं है
तो वो बजरुआ जो है यानी बुजरुआ राज्य जो है वो उदारवाद से मेल नहीं खाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का एक जो मौलिक सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो उदारवाद का एक मौलिक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो वो उदारवाद में, किसमें? उदारवाद में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारवाद का मूल तत्व क्या है? उदारवाद का जो मूल तत्व है, मैंने जैसा कि बताया उदारवाद का जो सिद्धांत है किस पर निर्भर करता है? तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर है। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, उदारवाद किसका हित चाहता है? उदारवाद जो है वो किसका हित चाहता है? तो जो उदारवाद है वो किसका हित चाहता है? तो जो उदारवाद हित जो चाहता है वो धनवानों का चाहता है। किसका? उदारवाद जो हित चाहता है तो वो धनवानों का चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है, यानी सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। कथन ये तर्क है कि वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है, यानी वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। इसमें कथन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट है बी नंबर, यानी ऑप्शन ए तथा आर दोनों अपनी जगह सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है, बिल्कुल सही है, और वह पूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो ए नंबर जो है, यानी उदारवाद मिश्रण है किसका? लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। ये बिल्कुल गलत है। उदारवाद मिश्रण नहीं, उदारवाद हम एक व्यक्तिवाद तो मान सकते हैं, व्यक्तिवाद स्वतंत्रता है, लेकिन वो मिश्रण नहीं है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। यानी इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह क्या था? यानी इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था कल्याणकारी राज्य। कौन था? कल्याणकारी राज्य था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इन इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था तो वह था ऑप्शन नंबर डी, यानी कल्याणकारी राज्य। निम्न में कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? यानी निम्न में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी गैलब्रेथ। तो जो गैलब्रेथ है वो कौन है? यानी आधुनिक उदारवादी एक प्रजातांत्रिक एक औद्योगिक राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो गैलब्रेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? यानी अहस्तक्षेप की जो नीति है वो किसकी विशेषता है? तो अहस्तक्षेप की जो नीति है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी
नकारात्मक उदारवाद है। क्या है? एक नकारात्मक उदारवाद है। आइस छेप की नीति किसकी विशेषता है? नकारात्मक उदारवाद की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। यानी निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार, यानी फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो फ्रांसिस जो फुकुयामा थे उसके अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई थी। चलिए अब हम देखते हैं संप्रभुता से। अब क्वेश्चन जितने भी पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे कि संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता में देखेंगे कि कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। यानी कौन सी विधि जो है वो मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। तो वो सैद्धांतिक जो विधि है तो वो एक मौलिक विधि मानी जाती है। यानी कौन सी विधि जो है जो विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है तो वो एक सैद्धांतिक विधि मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो यानी किस प्रकार की संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो वो जनतंत्र होती है। कौन सी? जनतंत्र जो है वो संप्रभुता जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु है। किसने कहा था? तो इस बात को रूसो ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी, यानी शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? रूसो का यह कथन बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। राज्य की सत्ता के पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति किसके पास होती है? तो वैधानिक शक्ति जो है वो विधिक संप्रभुता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक जो शक्ति है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी विधिक संप्रभुता जो है वो इसमें वैधानिक की शक्ति होती है, विधिक संप्रभुता। चलिए नेक्स्ट, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? यानी ऐसे कानून को हम क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर जो लागू होता है वो राष्ट्रीय कानून होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय कानून होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, राष्ट्रीय कानून। निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदाय संगठनों से अलग करता है? तो इसमें जो प्रभु सत्ता है वो समुदाय और संगठन को अलग करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो है संप्रभुता। कौन है? संप्रभुता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, संप्रभुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है, जैसा कि मैंने बताया राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी संप्रभुता। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता है। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो राज्य का जो आत्म तत्व है वो भी डी को माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा करेक्ट है, संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रभु सत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था? तो प्रभु सत्ता का जो धारणा का निरूपण है सबसे पहले बौंधा ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी किसने किया था? बौंधा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती हैं, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों को का समूह है जो कानून के पीछे रहती हैं, यह कथन किसका है? तो यह गिल क्राइस्ट का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुचित धारण को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है, यह कथन किसका है? ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट, यानी गेटिल ने इस बात को कहा है। चलिए नेक्स्ट, स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, वह वक्तव्य किसका है? तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल का है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। और कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वहा संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? तो वहा संप्रभुता की अवधारणा को जो दिया है वो ग्रोसियस ने दिया है। किसने दिया है? ग्रोसियस ने दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का जो प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर डी, यानी बौंधा ने इस बात को आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया संप्रभुता की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस वर्ग के विचारों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो जो संप्रभुता की जो व्याख्या करने का जो श्रेय है, यानी कौन कौन से विचारक है, तो वो बौंधा है, ग्रूसस है और ऑस्टेन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। संप्रभुता का मूल शब्द क्या होता है? यानी जो संप्रभुता है उसका मूल शब्द क्या होता है? तो उसका मूल शब्द है सुपर एनस। कौन है? सुपर एनस जो है वो संप्रभुता का मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? तो निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? तो वो हॉब्स जो थे वो निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते थे। अब हमारे वेबसाइट पर जाकर मीमांसा एकेडमी .co.in पर जाकर के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप रजिस्टर्ड करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लाइव भी अपने ऐप्स के माध्यम से देख सकते हैं और वहाँ से अपने कोर्स से संबंधी कोर्स को भी ले सकते हैं। बहुत ही ऑफर है, सबसे सस्ता जो है वो मात्र 99 रुपए में है और जो ऐप्स का नाम होगा वो इक्लेरा होगा। इक्लेरा होगा, उसमें एक कोड एक्टिवेशन कोड होगा, तो उसमें कोड आपको जो डालना होगा वो MIM003 सब्सक्रिप्शन कोड है, ये आपको डाल लेना और कोर्स को बाय कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन सा था? तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन सा था? तो वो लॉक था। कौन था? लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जो जनक था वो लॉक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषताएं थी? तो जैसे यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह स्थायी है, यह व्यक्तिगत है। तो हम देखेंगे कि इसमें जनरल विल की जो विशेषताएं थी
वो थी 1 नंबर, यानी यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। दूसरा, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा भी है। और तीसरा, यह स्थायी है। तो यानी फर्स्ट टू से थर्ड ये तीनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्सिलियो पाटुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो मार्सिलियो पाटुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो वो लोकप्रिय किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, लोकप्रिय। नेक्स्ट, लोक का विश्वास था कि संप्रभु, यानी लोक का जो विश्वास था तो वो संप्रभु क्या था? तो वो है विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो लोक जो संप्रभुता के दर्शन को जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया था तो वो किया था रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने, यानी रूसो। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, रूसो। क्या है? रूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभु सत्ता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभु सत्ता सिद्धांत को जो कहा जाता है वो एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी एकलवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एकलवादी संप्रभुता। तो एकलवादी जो संप्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो वो हमारे कौन थे? इसको हम लोग देखेंगे। तो एकलवादी जो संप्रभुता सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे तो वो ऑस्टिन थे। कौन थे? ऑस्टिन थे। चलिए नेक्स्ट, तो एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे तो कौन थे? वो ऑस्टिन थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ऑस्टिन। प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, यानी ऑस्टिन ने किया। किसने किया? ऑस्टिन ने किया। ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट है। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो वो किसने की? डायसी ने की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी डायसी ने जो है राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, देखिए राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की डायसी ने। और अभी जो मैंने आपको रूसो बताया, यहाँ लिखा है कि लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो वो रूसो ने किया। ध्यान रखें लोक संप्रभुता की बात है यहाँ दर्शन, और यहाँ जो डायसी है वो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा की। आप लोग इसको याद रखें, कंफ्यूज ना आए। चलिए नेक्स्ट, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। तो विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर जो बतलाया है वो ए बी डायसी ने बताया है, क्योंकि डायसी जो है वो राजनीतिक संप्रभुता को सर्वप्रथम उन्होंने उनकी परिभाषा दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की विशेषता नहीं है? यानी जो संप्रभुता में है वो सर्वव्यापकता है, अविभाज्यता और स्थायित्व। जो संप्रभुता की विशेषता में जनसंख्या नहीं आती है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी करेक्ट है। डी नंबर जो है वो नहीं आती है जनसंख्या।
नेक्स्ट, इनमें से कौन संप्रदाय की विशेषता नहीं है? तो संप्रदाय की जो विशेषता है वो अस्थायी नहीं है, क्योंकि संप्रदाय जो है वो स्थायी है, लेकिन इसमें अस्थायी जो है वो विशेषता नहीं है। अविभाज्यता है, निरपेक्षता है, व्यापक है। तो अस्थायी जो है इसकी विशेषता नहीं है। प्लीज आप लोग एक बार लाइक करें, एक बार कमेंट जरूर कर दें, कुछ भी लिख करके आप भेज सकते हैं कमेंट में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो कानूनी सिद्धांत का जो लक्षण नहीं है तो वो कौन नहीं है? वो विभाज्यता नहीं है, क्योंकि कानूनी सिद्धांत में जो लक्षण नहीं है वो कौन? विभाज्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है? तो किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना, यानी इसके विपरीत कौन सा सिद्धांत माना गया? तो जो बहुलवाद का सिद्धांत है वो इसके विपरीत है, यानी विरोधाभास उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बहुलवा ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कैसा है? जैसे कि हमने बताया बहुलवा का मतलब बहुलवाद जो है वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कैसा है? एक विरोधी है, यानी विरोधाभास है, जैसे कि हमने इसे पहले क्वेश्चन में बताया। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विरोधी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो निम्न से किन दो राजनीतिक दर्शनों में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? यानी इसमें कौन कौन से दार्शनिक हैं, जैसे बौद्ध, रूसो, हॉब्स और ऑस्टिन। तो इसके अनुसार हम देखें तो जो खा है और गा, यानी हॉब्स और रूसो ने इस बात को हानिकारक लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं, तो हॉब्स और रूसो ने इस बात को कहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, खा और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है? यदि संविधान जो है परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है, तो वो क्या है? विधि निर्माता निकाय में। किसमें है? विधि निर्माता निकाय में। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कर देखेंगे, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि, यानी परंपरागत संप्रभुता के विचार का जो बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि करते हैं क्योंकि वो दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। इसलिए परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? देखिए आपको बोरिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखें ये बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि सिविक्स से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलटी वगैरह, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो लोकप्रिय जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित है? तो जनता में निहित होती है। नेक्स्ट, संप्रभुता एक विशिष्टता है, यानी संप्रभुता एक जो विशिष्टता है तो वो किसकी है? वो राज्य की है। यानी संप्रभुता एक विशेषता अगर है तो वो किसकी है? राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा वीडियो फास्ट जरूर है, लेकिन आप लोग इसको रिपीट करके पढ़ें, लेकिन आप लोग कंठस्थ कर लें। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया और डाउट में रहे, जब क्वेश्चन आता है तो क्या सोचते हैं कि हाँ हमने पढ़ा है, लेकिन भूल जाते हैं। तो नहीं, संप्रभुता एक विशिष्टता है तो वो एक राज्य की है। नेक्स्ट, जितनी प्रभु सत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यानी जितनी ही प्रभु सत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? तो यह जो है वो गैटिल का है। किसका? गैटिल ने कहा कि जितनी प्रभु सत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। और यह विचार किस लेखक का है? तो यह जो विचार है वो गैटिल का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है?
तो जीव निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? कथन है कि जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, वेद एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्म विनाश की संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन नंबर लीवर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। कौन सा? लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु सत्ता नागरिकों और शासकों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। तो प्रभु सत्ता नागरिकों और शासकों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। तो वो बौंधा ने इस बात को कहा था। तो बौंधा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और इसमें किसने कहा था? लीवर जो है, ध्यान रखें, लीवर से संबंधित एक पेड़ अपने अंकुरित होने का अधिकार दूसरे को नहीं दे सकता। तो ये भी ध्यान रखना, इतना कथन पूछा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है और इसमें बौंधा ने यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, यह कथन किस विचारक का है? तो इस कथन को भी किसने कहा है? जॉन बौधा ने कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, जॉन बौधा। नेक्स्ट। नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की परिभाषा किसने दी है? तो नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? तो वो भी बौंधा ने दी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, बौंधा ने। यानी नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की परिभाषा किसने दी? तो वो बौंधा ने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था? तो संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख जो प्रवक्ता है वो निम्नलिखित में से कौन था? तो वो ऑस्टिन था। कौन था? ऑस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। संप्रभुता के विधिवादी जो सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो वो निम्नलिखित में से ऑस्टिन था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसमें नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति का संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी थी? तो वो बौंधा ने दी थी। इस प्रकार से हमने आज ये पढ़े और कल हम पढ़ेंगे राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व में। तो आप लोग यहीं से हमारा स्टार्ट होगा कल वीडियो, राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व पढ़ेंगे। और आप लोग अगर हमारा देखना चाहें आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाकर देखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इस क्रोम में जाना होगा और क्रोम में जाकर के यहाँ एक टाइप करेंगे मीमांसा academy.co.in। तो आप लोग क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलकर आएगा और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इस प्रकार का जब हमारा खुल जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ऊपर इसमें हमें क्या दिखाई देगा? एक डाउनलोड ऐप। सबसे पहले मोबाइल नंबर, फिर मेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर ऐप्स दिखाई पड़ेगा और इस ऐप्स को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसमें कोड एक्टिव करेंगे। कोड जो कि हमारे इस वेबसाइट के सबसे नीचे दिया होगा, ये इक्लेरा नाम से डाउनलोड होगा
और कोड एक्टिव करने के लिए आपको MIM कोड आपको डालना, फिल करना होगा। उसके बाद आपको एक सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप इस प्रकार से इतने कोर्सों के लिए आप अपने एलिजिबल हो जाएंगे। और टेक डेमो आपको बिल्कुल फ्री है, जो कि 150 एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग यहाँ जा कर के क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर जैसा कि हम ये से साइन आउट कर दे रहे हैं, तो साइन आउट करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा रजिस्टर। यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर से OTP जाएगा और OTP सबमिट करने के बाद थोड़ी सी अपना नाम, ईमेल ID को फिल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पर जाएंगे। एग्ज़ाम में हम अगर देखना चाहें तो जिस पे भी देखना चाहें उसमें देख सकते हैं। एग्ज़ाम पर जाने के बाद हम लोगों के सामने इस प्रकार का एक UP एग्ज़ाम खुलेगा और UP देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम का एक पेज खुलेगा, जिसमें हम लोग UP एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। UP एग्ज़ाम में जितने भी चल रहे होंगे तो उसके लिए हम जैसे UP पुलिस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कोर्स खरीदने के लिए से 99 रुपीज़ में सबसे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिलेगा, एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, उसको आप मात्र 99 रुपये में, जिसकी वैलिडिटी 1 मंथ की रहेगी और इसमें आप बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा ऐप्स को खरीद करके आप कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।